मित्रों नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ व्यास जी। आज हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहेंगे बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का किया जा रहा है उसके बारे में। उसके कई पक्ष बताए जाते हैं। मैंने उसके प्रशासनिक पक्ष पर एक वीडियो में पहले चर्चा की थी। आज मैं उसके संवैधानिक और वैधानिक पक्षों पर चर्चा करूंगा। यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके पक्ष विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसकी ज़रूर जानकारी होगी, लेकिन शायद जो संवैधानिक और वैधानिक पहलू हैं उसकी जानकारी नहीं होगी। तो मैं संवैधानिक और वैधानिक पहलुओं पर ही आज अपनी चर्चा को केंद्रित रखूँगा। हमारा जो पार्ट 15 है भारत के संविधान का, उसके अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनावों के बारे में, इलेक्शंस के बारे में चर्चा की गई है, प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका काम इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन के साथ साथ चुनाव करवाने और उससे संबंधित तमाम मामलों में सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करने का होगा। यानी दूसरे शब्दों में पर्यवेक्षण, दिशा निर्देश देना और उसका नियंत्रण करने का अधिकार होगा। ये 324 और इसी से इलेक्शन कमीशन की सारी शक्तियाँ निकलती हैं। उसमें के बाद उस इलेक्शन कमीशन का कैसे गठन होगा 324 में सब प्रावधान दिए गए हैं, और 325 में प्रावधान दिए गए हैं कि इलेक्टोरल रोल बनाते समय आप धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कारण यही है कि हमारे देश में आर्टिकल 14 के तहत सबको समानता का अधिकार है, और हमारे यहाँ सभी को जो 18 साल की उम्र आज की तारीख में जिनकी हो जाएगी, क्वालिफाइंग डेट तय किया जाता है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसलिए आप इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते कि आपका धर्म क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में, हम कहते हैं कई बार कि हमारा देश तो एक फूलों का गुलदस्ता है। कई तरह के फूल, कई रंगों के फूल, कई सुगंध वाले फूल इस गुलदस्ते में सजते हैं। तमाम धर्म लोग मानते हैं, कई तरह के धर्म हमारे देश में हैं। हम केवल एक धर्म वाले तो देश है नहीं। यहाँ के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली हुई है, इसलिए सभी तरह के धर्मों का पालन लोग करते हैं, इसलिए उसके आधार पर नहीं हो सकता। नस्लें भी हैं। अगर आप मेरा चेहरा मोहरा देखें, अपना देखें तो अलग तरीके का होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो अलग तरीके का दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि मंगोलायड रेस है। आप साउथ में चले जाएं तो उनका एक अलग तरीके का होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न नस्लें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उस ऐतिहासिक रूप से नस्लें मौजूद हैं। और जहाँ तक जाति का सवाल है, जाति तो एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इसमें भी कई तरह की जातियाँ हैं, कई तरह के इसको लेकर के बातें हैं, डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आप उसके आधार पर नहीं कर सकते। और स्त्री पुरुष के बीच तो हमारे यहाँ बराबरी है, इसलिए निश्चित तौर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब अनुच्छेद 326 ये कहता है कि चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल तैयार होगा, वोटर लिस्ट तैयार होगा, उसमें कौन सदस्य हो सकते हैं, उसमें कौन मतदाता बन सकते हैं। तो ये कहा गया है उसमें कि जो भारत का नागरिक होगा, और जो क्वालिफाइंग डेट तय होता है मोटे तौर पर 4 क्वालिफाइंग डेट है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अगर उस वर्ष रिवीजन हो रहा हो इलेक्टोरल रोल का, तो इन क्वालिफाइंग डेट्स को यदि आपने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली। और यह भी है कि अगर किसी को कानून के दृष्टिकोण से कानून बना करके उसमें ग्राउंड्स होंगे, उन ग्राउंड्स के आधार पर यदि कोई डिस्क्वालीफाइड होगा तो वह मतदाता नहीं बन सकता। क्या आधार दिए गए हैं? आधार दिए गए हैं कि वो नॉन रेजिडेंट हो, यहाँ का रहने वाला नहीं हो। जहाँ आप इलेक्टोरल रोल बना रहे थे वहाँ वो नहीं रहता है तो वह नहीं बन पाएगा।
दूसरा, यदि वो अनसाउंड ऑफ माइंड, यानी अगर दिमागी तौर से वो ठीक नहीं हो तो वो नहीं बन सकता। अगर वो किसी क्राइम यानी अपराध और करप्शन या इलीगल प्रैक्टिस के मामले में अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा चुका हो तो वह रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो उनको सज़ा मिलती है, मोटे तौर पर कानून बना हुआ उसके बारे में कि अगर 3 वर्षों से ज़्यादा की सज़ा आपको मिलती है तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड माने जाते हैं। लेकिन संविधान ये तो मोटे तौर पर एक जेनरिक बातें बताता है, कहता है कि ऐसा होना है। और इसी संविधान में 327 अनुच्छेद में ये कहा गया कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह जो भी इलेक्शन का काम होगा, जिसमें इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन भी शामिल है, डिलिमिटेशन भी होता है कंस्टिट्यूंसीज का, और एक्चुअल इलेक्शन कंडक्ट होता है, उससे तमाम जुड़े हुए मसले होते हैं, उसको लेकर के पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और इलेक्शन कमीशन को उसी कानून के अनुसार जो मैंने बताए, चाहे वो 326 का मामला हो, 325 का मामला हो, या इलेक्शन कराने का मामला है, इलेक्टोरल प्रिपरेशन का पूरा मामला हो, उसी से उनको गाइड होना होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अनब्रिडल्ड पावर है, ऐसा नहीं है कि वे जो चाहें जो मनमाना वो कर सकते हैं। उनको उसी कानून के तहत कार्रवाई करनी है। और ये कानून क्या है? ये कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1950 में बना था। इसको समझना आवश्यक होगा। यानी संविधान के साथ साथ अगर हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को न समझेंगे तो फिर बात हमारी आधी अधूरी रह जाएगी। अब समझें, उसमें जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, चूँकि बात मैं उसी के संदर्भों में कर रहा हूँ, तो ये कानून क्या कहता है। इसमें जो बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, हमारा संबंध जिस सेक्शन से है, जो इलेक्टोरल रोल की हम बात कहेंगे, वो हमारे पास है सेक्शन 21, जो प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल की चर्चा करता है। SIR के संबंध में यही महत्वपूर्ण है। यह सेक्शन यानी यह धारा ये कहती है कि हर आम चुनाव के पहले, जब पार्लियामेंट का आम चुनाव होगा, चाहे वह विधानसभाओं का आम चुनाव होगा, यहाँ तक कि बाई इलेक्शंस भी होगा, उसके पहले इलेक्शन कमीशन जो रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स का, वो करा सकता है। अब आप कहेंगे क्यों आवश्यकता पड़ती होगी बार बार? एक तो मान लीजिए जब क्वालिफाइंग डेट में जो लोग 18 साल की उम्र पूरी करते हैं उनको इंक्लूड करने की बात आती है, और बहुत सारे लोग पिछले चुनावों में वोट दिए होंगे और उनकी मृत्यु हो गई होगी, उनको हटाने की भी बात होती है। तो मोटे तौर पे कारण है, और इसको हम समरी रिवीजन का नाम देते हैं कि रिवीजन हो जाता है। जहाँ तक स्पेशल रिवीजन का सवाल है, इस कानून में यानी जन प्रतिनिधित्व कानून के में उसकी धारा 21(3) में यह प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई विशेष ऐसी परिस्थिति आ जाए, निर्वाचन आयोग कारण बताते हुए एनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशल रिवीजन करा सकता है। इसमें गहन शब्द नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इंटेंसिव हो सकता है, घर घर जा कर के हो सकता है, तो वो करा सकता है। यह अधिकार जन प्रतिनिधित्व कानून में उसको दिया हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह जो चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है। जो अगला सेक्शन है, अगली जो धारा है 22, वह बहुत साफ शब्दों में कहती है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं, जिनको ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, इलेक्टोरल रोल में नाम इत्यादि शामिल करने का। तो उन्हें तो ये देखना है कि भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, डिस्क्वालीफाई तो नहीं किए हुए हैं। अब सारा सवाल यहाँ नागरिकता को लेकर के आज की तारीख में खड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांच करने का अधिकार नहीं है, कोई नागरिक है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया सरकार ने। ना आपके पास होगा, मेरे पास तो नहीं है कि हम इस भारत के नागरिक हैं। कल कोई बोल दे कि नहीं, आप यहाँ के नहीं हैं, आप इंडोनेशिया चले जाइए, और वे बोलेंगे आप हमारे नागरिक कैसे हैं, अभी प्रमाण दीजिए। तो इसलिए भारत का नागरिक कोई है अथवा नहीं है,
इसको लेकर के विवाद मचा हुआ है। इसलिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इस सेक्शन के तहत अधिकार दिया हुआ है कि वह जो है सो किसी कंस्टिट्यूंसी में मतलब वो देख सकता है कि व्यक्ति यहाँ का नागरिक है कि नहीं, वो आसपास के लोगों से पूछ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अगर किसी को मानता है वह कि यह गलत तरीके से इलेक्टोरल रोल में आ गया, उसका नाम हटाता है, तो इसी धारा में प्रावधान दिया हुआ है। इस धारा का एक प्रोविजन है, उसमें है कि यदि आप किसी को हटाते हैं इलेक्टोरल रोल से, उसको आपको नोटिस देनी है, कारण बताओ नोटिस देनी है कि आपका नाम क्यों नहीं हटा दिया जाए। और वो कारण बताओ नोटिस रीजनेबल कहा जाता है। रूल ऑफ लॉ के तहत, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत कोई भी नोटिस रीजनेबल हो गया, ऐसा नहीं हो कि 24 घंटे में जवाब दो, उसको समय दिया जाएगा कि यह कारण से हम आपका नाम हटाना चाहते हैं, आपको क्या कहना है। उनकी सुनवाई की जाएगी, हियरिंग, राइट टू हियरिंग उनकी की जाएगी, और इस प्रकार से चीज़ें तय की जाएगी कि हाँ ये रहने के लायक हैं अथवा रहने के लायक नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी का नाम हटाना हो पहले से है, या किसी का रिफ्यूज़ कर दें आप, नहीं हम आपको शामिल नहीं करेंगे, कारण बताना पड़ेगा आपको, आप क्यों ऐसा नहीं करेंगे, यानी हर चीज़ का आपको रीज़न देना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी हमारे संविधान ने अनब्रिल्ड पावर नहीं दिया, ने आर्बिट्रेरी पावर नहीं दिया कि जो मन में आए कर दें। उन्हें कानून के तहत, संविधान के तहत जो उनके अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई करना है। तो अब जो स्पेशल रिवीजन की इसमें बात कही गई है उसके लिए भी कारण बताना पड़ेगा। अब उसमें एक ग्रे एरिया है कि शब्द लिखा है एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है? अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगा। दूसरा जो सवाल संविधान और कानून के हिसाब से उठ रहा है वो यह है कि जब आपने समरी रिवीजन इस आम चुनाव के पहले जनवरी फरवरी में किया था तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता क्या पड़ी? ये संवैधानिक और कानूनी प्रश्न है, क्योंकि जो 21(3) है वो कहता है कि आपको कारण देना पड़ेगा। मैंने पढ़ने की कोशिश की कि इसका क्या कारण दिया गया है, क्योंकि 4 महीने में क्या आवश्यकता पड़ी। 24 जून को यह आदेश दिया गया, इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कि आप ये काम अगले दिन से शुरू कराइए और 1 महीने के अंदर पूरा कर लीजिए। 26 जुलाई तक की तारीख दी गई। तो जब एक बार हो चुका है तो दोबारा आपने काहे किया, और अगर किया तो फिर इलेक्शन तो अक्टूबर महीने में घोषणा मोटे तौर पर हो जाएगी, नवंबर में आते आते चुनाव खत्म हो जाएगा। तो जब 3 महीने का समय बचा तो आखिर वजह क्या है? तो मैंने जब देखने की कोशिश की तो उसमें जो वजह दी गई है वो वजह ये दी गई है कि अर्बनाइजेशन बढ़ा है। अब जनवरी फरवरी से लेकर के अब तक अर्बनाइजेशन बढ़ गया, आमतौर से गले से नहीं उतरता। दूसरा उसमें दिया गया है कि बहुत सारे लोग माइग्रेंट वर्कर होकर चले गए हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रावधान है कि जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होंगे, और इसको तय कौन करेगा? इलेक्टोरल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है वो तय करेगा। जैसे बहुत सारे लोग टेम्प्ररी तरीके से हमारे बिहार में बाहर चले जाते हैं, इस समय पंजाब में खेती हो रही है, वहाँ लोग चले गए होंगे, तो वैसी दशा में वे टेम्प्ररी गए हैं, चुनाव के समय भी आते हैं, पर्व त्योहारों में भी आते हैं। बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, उनका घर यहीं पर रहता है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस के रूप में वो तय किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आमतौर से नज़रों से छूट जाया करता है और अभी ज़्यादा छूटा है। अगर आप देखेंगे 23 में, इसकी धारा 23 में, तो बहुत मज़ेदार बात है। वो कहता है, उस धारा की उपधारा 4 कहती है, द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर may, for the purpose of establishing the identity of any person, require that such person may furnish the Aadhaar number given by the Unique Identification Authority of India as per the provisions of Aadhaar Act। यानी अगर इलेक्टोरल ऑफिसर को लगता है कि हम आपकी आइडेंटिटी को जानें कि आप वास्तव में मिस्टर एक्स ही हैं, तो हम आपका आधार चेक कर सकते हैं। और अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें आधार को मान्यता ही नहीं दी गई। यदि आपके पास आधार है,
इसका कोई मतलब नहीं है। इपिक है, कोई मतलब नहीं है। राशन कार्ड है, मतलब नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ध्यान देते हुए इसी कानून के अंतर्गत ये बात कहा कि आप इस पर विचार कीजिए। तभी जो आप लोगों से कागजात मांग रहे हैं, 11 कागजातों में से एक, उसमें आधार, इपिक यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, और जहाँ तक राशन कार्ड का सवाल है उसको इंक्लूड कीजिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील है उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट 11 की है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अन्य कागजातों के आधार पर भी बात देख सकता है। इसका मतलब आधार उसके पास देखने का एक जरिया है, इपिक देखने का जरिया है। आज के अखबार में मैंने देखा कि बाकायदा बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय से पुनः विज्ञापन निकला है दूसरी बार कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप फिर भी फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, और इलेक्टोरल ऑफिसर जैसा उसको अधिकार है अन्य कागजातों के आधार पर देख लेगा कि आप होने के लायक हैं कि नहीं। और जैसा मैंने कहा, यदि कहेगा कि आप होने के लायक नहीं हैं उसको आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि इन बातों से बहुत सारी चीज़ें जो संवैधानिक और वैधानिक पक्ष है आपको ज़रूर स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि हमारे संविधान ने किसी को भी अनब्रिडल्ड पावर नहीं दिया है, चेक एंड बैलेंसेस पर आधारित है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं कि वो जो भी चाहेगा, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब कर देगा, जो भी कहेगा इसी तरीके से होना चाहिए, इतने ही समय में हो जाना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके लिए चेक एंड बैलेंसेज हैं, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।